नमस्कार दोस्तों मैं अभिषेक कर्ण आप सभी का कॉन्सेप्ट टाइम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम करंट अफेयर शुरू कर रहे हैं और करंट अफेयर हम डेली बेसिस पर शुरू करेंगे, यानी रोज़ का करंट अफेयर अगले दिन पर हम यहां पर कवर करेंगे। तो करंट अफेयर पढ़ेंगे और करंट अफेयर पढ़ने का जो हमारा तरीका होगा वो बेसिकली वन लाइनर टाइप में नहीं होगा, क्योंकि वो तो रटने वाली प्रोसेस होती है। वो आप कोई भी मार्केट से बुक खरीद कर पढ़कर उसे रट सकते हो। हम जो करंट कवर करेंगे वो पूरे इशूज़ के साथ ढंग से कवर करेंगे, ताकि एक ऐसी समझ बनाई जा सके जिससे न केवल एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन सही हों बल्कि एक आपकी समझ भी अच्छी विकसित हो। तो आज हम करंट स्टार्ट करें उससे पहले मैं एक दो चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहली बात, ये जो करंट अफेयर हम कवर करेंगे ये हम क्लास में तो कवर करेंगे, साथ ही साथ इसकी जो पीडीएफ होगी वो आपको टेलीग्राम चैनल कॉन्सेप्ट टाइम ऑफिशियल पर मिल जाएगी। तो जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है और वो इस चैनल पर कॉन्सेप्ट टाइम ऑफिशियल पर पढ़ना चाहते हैं तो वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, ताकि जो करंट की पीडीएफ हो उसको वहाँ से वो प्राप्त कर सकें। तो ये पूरी जानकारी याद रखिएगा, डेली बेसिस पर कवर करेंगे। टाइम में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। टाइम में प्रॉब्लम ये है कि आज मैं इस टाइम पे आ गया हूँ, अभी एक दो दिन में टाइम एडजस्टमेंट हो जाएगा और पहले से भी इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि किस टाइम पे कौन से टाइम ड्यूरेशन में ये आपका करंट कवर किया जाएगा। तो डेली उसी टाइम के आधार पर करंट आपका कवर होगा। तीसरी बात, पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगर आप हैंड रिटन नोट्स बनाना चाहें तो आप खुद बना सकते हैं, और अगर आप पीडीएफ से पढ़ने में सक्षम हैं या आपको चीज़ें पीडीएफ से आसानी में समझ में आ जाती हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाइए और वहाँ पर और भी बहुत सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा, चाहे वो एनसीईआरटी से रिलेटेड हो या किसी और चीज़ से, वहाँ पर आप प्राप्त कर सकते हैं। तीसरी बात, जैसा कि आपको पता है कि सरकार ने सिनेमा हॉल और जिम भी ओपन कर दिया है, तो उम्मीद है कि अगली जो सरकार की नोटिफिकेशन आए उसमें कोचिंग सेंटर्स को भी ओपन करने की अनुमति मिल जाए और आप लोगों की क्लास अपने निर्धारित समय पर फिर से शुरू हो जाए। लेकिन मुझे जो लगता है, अगर सरकार परमिशन देगी तो सरकार ये ज़रूर कह देगी कि वही स्टूडेंट क्लास में आ सकते हैं जिन्होंने कम से कम एक डोज वैक्सीन की ले ली है, और वही टीचर पढ़ा सकते हैं जो कम से कम एक डोज ले चुके हैं। तो जितने भी स्टूडेंट जो ऑफलाइन हमसे पढ़ते थे उनसे एक छोटी सी गुजारिश है कि कम से कम एक डोज वैक्सीनेशन या एक डोज वैक्सीन की अवश्य ले लें, ताकि जब कोचिंग ओपन हो तो आप इस आधार पर क्लास करने से वंचित ना हो जाएं कि आपने एक भी डोज नहीं ली है। तो ये रिक्वेस्ट है और जल्दी से ओपन भी होने वाली है, तो आपको हम सूचित करते रहेंगे जब कोचिंग ओपन होनी होगी। अब चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर को, और आज तारीख शायद 4 है, 4। तो करंट अफेयर हम कवर करेंगे और कई प्रमुख मुद्दे जो इस समय चर्चा में हैं उनको अच्छे से कवर करेंगे और क्वेश्चन के माध्यम से कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन जो आज के करंट अफेयर का है कि हाल ही में किस राज्य में शराबबंदी को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। अच्छा, एक चीज़ और बतानी है, ये जो करंट अफेयर है वो बेसिकली मैं हिंदी में कवर करूँगा। इसका मेन रीज़न कुछ नहीं है, हम जब क्लास में पढ़ाते हैं तो बाइलिंगुअल पढ़ाते हैं, सबको पता भी होगा जो लोग पढ़ते हैं। लेकिन आपको पता होगा कि हमारी कोचिंग अभी बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, तो थोड़े रिसोर्सेज की कमी है। रिसोर्सेज की कमी से मतलब है कि अभी हम इतने सक्षम नहीं हैं कि हम हिंदी में और इंग्लिश दोनों में टाइपिंग करवाएं और दोनों में इसको डिस्कस करें। डिस्कस तो कर सकते हैं लेकिन टाइपिंग कराने में रिसोर्सेज ज़्यादा लगेंगे। तो हम एक ऐसी प्रक्रिया शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे मैक्सिमम लोग कवर हो सकें। तो इसके लिए हिंदी ज़्यादा बेहतर विकल्प है, और जैसे ही हम थोड़ा सा ग्रो करेंगे तो हम हिंदी के साथ साथ इंग्लिश या तो यहीं पर बाइलिंगुअल कर देंगे या इंग्लिश की सेपरेट किसी और से क्लास करवा दी जाएगी या मैं खुद करवा दूंगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। फ़िलहाल रिसोर्सेज की कमी के कारण हम हिंदी में ये क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। इसका हिंदी विकल्प चुनने का मुख्य उद्देश्य ये था कि जब हमारी क्लास चलती थी तो उसमें 70 से 80% बच्चे जो ऑफलाइन में हमसे पढ़ते थे वो हिंदी मीडियम थे, इसलिए हिंदी मीडियम हमारे लिए चुनना थोड़ा ज़रूरी हो गया था, ताकि जो कम से कम हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं उनको कवर किया जा सके। तो खैर, ये सारी जानकारी आपको मैंने प्रदान कर दी है। और भी जानकारी जो हो आप कमेंट सेक्शन में आकर या चैट में आकर पूछ सकते हैं। चलिए, अच्छे से पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, और आपने ऐसे पढ़ेंगे कि शायद आपने कभी ऐसे करंट अफेयर कवर ना किया हो। बस विश्वास रखिए और देखते रहिए। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में शराबबंदी को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है? तो शराबबंदी को जो चुनौती दी गई है उच्च न्यायालय में वो दी है गुजरात,
हाई कोर्ट में। अब ये पूरा मामला क्या है, चलिए इसको समझते हैं। गुजरात हाई कोर्ट में एक अधिनियम या एक्ट को चुनौती दी गई है, और वो अधिनियम या एक्ट क्या है ये समझिए। गुजरात में एक अधिनियम लागू है, गुजरात निषेध अधिनियम 1949, यानी गुजरात प्रोहिबिशन एक्ट 1949 को गुजरात के उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। क्यों चुनौती दी गई है? क्योंकि ये जो अधिनियम है वो गुजरात में शराब की खरीद, बिक्री और खपत पर क्या करता है, रोक लगाता है, और कई सालों यानी 10 साल की सज़ा का भी प्रावधान करता है अगर कोई शराब की खरीद बिक्री में पाया जाता है। अब ये पूरा मामला क्या है इसको विस्तार से समझेंगे। मैंने बाकायदा इसमें हेडिंग सहित कुछ करवा दिया है सब कुछ, तो इतनी समस्याएं होंगी नहीं, और क्यों किया सब समझेंगे। अब आप ये सोचिए कि ज़्यादातर लोग कहते हैं कि शराबबंदी की जाए, लेकिन गुजरात में अभी क्या मुद्दा उठ रहा है, गुजरात में बात की जा रही है कि जो शराबबंदी है उसको हटाया जाए, और लोग कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हाई कोर्ट के सामने पहुंच गए हैं कि कृपया आप इसे हटाइए। अब ये पूरा मामला क्या है इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम इस गुजरात वाले मुद्दे के बैकग्राउंड में जाएंगे या पृष्ठभूमि में जाएंगे। तो समझते हैं पहले बैकग्राउंड या पृष्ठभूमि क्या है उसकी। अंग्रेजों के समय पर यानी 1878 में बॉम्बे आबकारी एक्ट या बॉम्बे आबकारी अधिनियम पारित किया गया था, और इस अधिनियम के तहत पहली बार बॉम्बे प्रांत में शराब को, या हम कहें कि नशीले पदार्थों के सेवन को रोकने के लिए कुछ व्यवस्था की गई थी। अब ये व्यवस्था किस टाइप से थी कि उसका रेट बहुत अधिक कर दिया गया, या उसकी कीमतें या उस पर लगने वाले टैक्स को बढ़ा दिया गया था। इससे हुआ क्या कि जब सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया तो जो कम सक्षम लोग थे वो उस शराब को खरीदने में विफल हो गए, लेकिन जो सक्षम लोग थे वो उस शराब को खरीद ले रहे थे। तो सरकार यद्यपि क्या करना चाह रही थी, शराबबंदी करना चाह रही थी इस अधिनियम के माध्यम से, बॉम्बे आबकारी अधिनियम के माध्यम से, लेकिन इसमें लूप होल्स थे, और इसमें जो कुशल तरीके से लागू करना चाहिए था वो लागू नहीं हो पा रहा था। इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए फिर से क्या पारित किया गया, इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए एक और अधिनियम पारित किया गया, बॉम्बे निषेध अधिनियम 1949। अब ये बॉम्बे निषेध अधिनियम क्या है, इस अधिनियम की यानी बॉम्बे आबकारी अधिनियम 1878 की जो भी कमियां थी नशीले पदार्थों को बैन करने की या शराब को बैन करने की, उस पर कंट्रोल करने के लिए एक और अधिनियम पारित किया गया, बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट 1949। अब इस अधिनियम में क्या था, ये अधिनियम क्या था, जो भी उस अधिनियम की यानी बॉम्बे आबकारी अधिनियम 1878 की जो भी कमियां थी उन कमियों को दूर करने के लिए बॉम्बे निषेध अधिनियम पारित किया गया। और इसको क्या हुआ, इसी अधिनियम को यानी बॉम्बे निषेध अधिनियम को बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट 1949 लाया गया इस रूप में, और इसी अधिनियम को 1951 में बॉम्बे राज्य और अन्य बनाम FN बलसरा के मामले में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। यानी जब 1949 में ये लाया गया, उसके पश्चात 1951 में इसी बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट को चुनौती दी गई, और सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया कि यह अधिनियम ठीक है, इसमें कोई खामी नहीं है। तो ये मुख्य बातें थी। लेकिन जैसे ही समय की जो धार थी वो आगे बढ़ी, तो आपको पता है कि भारत में जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी वो 1960 में, भारत में जो बॉम्बे प्रांत या बॉम्बे प्रेसिडेंसी जिसे हम जानते हैं वो 1960 में 2 राज्यों में विभाजित हो गई। पहला राज्य था महाराष्ट्र और दूसरा राज्य था गुजरात। ठीक है, अब बॉम्बे प्रांत से 2 राज्य बन गए, गुजरात और महाराष्ट्र। ठीक है ना। अब जब 2 राज्य बन गए तो ये जो बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट 1949 था, महाराष्ट्र में क्या हुआ कि महाराष्ट्र में उदारीकरण की एक प्रक्रिया चली, यानी बाहरी निवेशकों को महाराष्ट्र में निवेश करने के लिए आकर्षित किया गया। इसलिए जो ये शराबबंदी का मुख्य उद्देश्य था वो बॉम्बे प्रांत के विभाजन के पश्चात बने महाराष्ट्र राज्य में धीरे धीरे ढीला पड़ने लगा। लेकिन गुजरात में क्या हुआ, गुजरात में 1960 में शराबबंदी जो नीति थी, जो ये शराबबंदी कानून के माध्यम से लागू की जा रही थी, उसको और कड़ाई के साथ
लागू कर दिया गया, ठीक है ना। कब? 1960 में। अब एक चीज और आप जानिए, सबसे बड़ी चीज याद रखिएगा, जो यहाँ पर समस्या क्या थी कि गुजरात के जो निवासी थे उनके लिए तो शराबबंदी को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन गुजरात के सिवा जो विदेशी पर्यटक यानी जो फॉरेन टूरिस्ट थे उनके लिए और जो दूसरे राज्य के लोग थे उनको गुजरात में परमिट प्राप्त करके शराब के सेवन की कुछ निर्धारित अनुमति प्रदान की गई। ये सबसे बड़ा जो आप कह सकते हो आर्टिकल 14 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉज, यानी विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण का उल्लंघन था। क्यों उल्लंघन था? सबसे बड़ी गुजरात के लोगों की समस्या यही है, वो अक्सर कहते हैं कि जब आपने शराब बैन कर दी है तो ये विदेशी पर्यटकों के लिए या जो दूसरे राज्य के लोग आते हैं इनको आप परमिट प्रदान करके शराब के सेवन की अनुमति क्यों देते हो। तो हाल ही में जो याचिका दायर की गई है, कहाँ पर? गुजरात हाई कोर्ट में, वहाँ पर ये भी एक मुद्दा है, अभी हम आगे समझेंगे। अब ये जो भी एक्ट था इसके बारे में और जानते हैं। ये तो बेसिक पॉइंट है कि इसका नाम बदलकर कर दिया गया गुजरात निषेध अधिनियम, ठीक है। इसको चुनौती इसीलिए दी गई है क्योंकि ये शराब के निर्माण, खरीद और बिक्री को इस पर बहुत सारे रोक लगाता था। और ये याद रखिएगा कि ये अधिनियम अगर गुजरात में कोई भी व्यक्ति शराब के निर्माण या खरीद बिक्री में संलिप्त पाया जाता है तो उस पर 10 साल तक की सजा का, 10 साल तक की जेल का प्रावधान है। ये याद रखिएगा इतनी बातें। अब सबसे बड़ा मुद्दा तो ये आता है, हमने ये बैकग्राउंड समझ लिया कि सबसे पहले बॉम्बे आबकारी अधिनियम 1878 आया, उसके पश्चात उस अधिनियम में कुछ खामियां थी तो बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट आया 1949, उसके पश्चात 1960 में बॉम्बे प्रांत का महाराष्ट्र और गुजरात में विभाजन हो गया। ये सारा हमने बैकग्राउंड समझ लिया। अब हम ये देखते हैं कि जो पिछले 3-4 साल में, अच्छा ये बात याद रखिएगा कि जो इस अधिनियम को चुनौती दी गई है हाई कोर्ट में, गुजरात हाई कोर्ट में, वो कोई पहली बार नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। 2018 में मुझे अभी भी याद आ रहा कि एक बार और ऐसा ये केस, मतलब ये अधिनियम न्यूज़ में था, इस अधिनियम को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। तो चलिए समझते हैं। खैर फिलहाल अभी ये जिस वजह से करंट में है उसको समझते हैं और देखते हैं कि ये अधिनियम को अभी किस आधार पर चुनौती दी गई है। देखिए पहला अधिनियम, पहले क्या आधार है, जो लोग याचिकाओं के माध्यम से हाई कोर्ट में पहुंचे हैं उन्होंने कहा है कि ये हमारा राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन है। राइट टू प्राइवेसी, आपको पता होगा कि 2017 में पुट्टास्वामी वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है, यानी निजता का अधिकार। अब निजता का अधिकार क्या होता है, अगर थोड़ा सा समझने का करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 के अंतर्गत, आर्टिकल 21 के अंतर्गत निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी शामिल है। इसका मतलब क्या होता है ये समझिए। निजता के अधिकार से मतलब है कि मैं अपने निजी जीवन में मैं क्या खा रहा हूँ, ठीक है, मैं क्या पहन रहा हूँ, ठीक है, मेरा सेक्सुअल ओरिएंटेशन किधर है, ये सरकार फैसला नहीं करेगी, ये मेरे व्यक्तिगत फैसले हैं। यानी मैं क्या खा रहा हूँ, मैं क्या पहन रहा हूँ, ये मेरा राइट टू प्राइवेसी है, ठीक है, यही निजता का अधिकार है। तो यहाँ पर कहा गया कि निजता का अधिकार का मतलब है कि मैं क्या खा रहा हूँ, मैं क्या पी रहा हूँ, ये मेरा व्यक्तिगत फैसला है। और सरकार अगर शराब के सेवन को रोकने का प्रयास कर रही है, इसका मतलब है कि वो मेरे खाने पीने के अधिकार को बैन कर रही है या उस पर रोक लगाने का प्रयास कर रही है। तो ये आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। दूसरी बात कहा गया स्पष्ट मनमानी अथवा निरंकुशता, यानी अगर इसको हम आर्टिकल 21 का उल्लंघन कह सकते हैं तो दूसरा है वो कहा गया है आर्टिकल 14 का उल्लंघन। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 क्या कहता है इसको समझिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 कहता है कि विधि के समता एवं विधियों का समान संरक्षण, यानी अगर विस्तार से पढ़ें तो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन खोल के देखेंगे तो उसमें लिखा है राज्य सभी व्यक्तियों को विधि के समक्ष समता, यानी सबको समान दृष्टि से देखेगा और विधियों का समान संरक्षण प्रदान करेगा। तो जो लोग हाई कोर्ट पहुंचे हैं वो क्या कह रहे हैं इसको समझिए। वो कह रहे हैं कि ये आप ठीक है, आप शराब को बैन करो, कोई समस्या नहीं है, लेकिन
आप फॉरेन टूरिस्ट जो आ रहे हैं, जो विदेशी लोग जो घूमने आ रहे हैं गुजरात में, या दूसरे राज्यों के लोग जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इनके लोग जब भारत में घूमने आ रहे हैं तो आप उनको शराब पीने की अनुमति प्रदान कर रहे हो। तो इसका मतलब है कि आप सबको समान दृष्टि से नहीं देख रहे हो और ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 का उल्लंघन है। तो इनका ये लॉजिक तो इतना मुझे मजबूत नहीं दिख रहा है कि राइट टू प्राइवेसी, क्योंकि राइट टू प्राइवेसी में भी कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी फंडामेंटल राइट दिए गए हैं उसमें कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी हैं। ऐसा नहीं है कि अगर खाने पीने का अधिकार है तो आप ड्रग्स लेने लगो, आप कहो हमारा राइट टू प्राइवेसी है। तो मुझे नहीं लगता कि इस पहले तर्क में इतनी दम है, लेकिन दूसरा तर्क बहुत ज़्यादा पावरफुल है कि आप जो बाहर से लोग आ रहे हैं या जो दूसरे राज्यों से लोग आ रहे हैं उनको आप अनुमति प्रदान कर रहे हो, लेकिन जो गुजरात के मूल निवासी हैं, जो गुजरात के निवासी हैं, उनको आप अनुमति नहीं दे रहे हो। तो ये पूरा मामला है, इन दो आधारों पर मूलतः चुनौती दी गई है। अब कुछ ऐसा भी गुजरात का एक बड़ा जनसंख्या का धड़ा है जो शराबबंदी के मतलब क्या कहता है, कहता है शराबबंदी ठीक है, शराबबंदी पर जो शराबबंदी सरकार ने कर रखी है उसको समाप्त करने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें सबसे बड़ा जो एक धड़ा होता है, आपको पता है, महिलाओं का होता है। क्यों? सबसे बड़ी बात जो आती है वो हिंसा की भावना को बढ़ावा देना। बहुत सारी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में ये बात सामने आ चुकी है कि ज़्यादातर जो हिंसा होती है, घरेलू हिंसा होती है, या हम दूसरे शब्दों में कहें महिलाओं और बच्चों पर जो हिंसा होती है, वो हिंसा शराब के कारण होती है। आदमी या हम कहें मेल शराब पीकर आता है और घर में सबको उड़ाता है। तो जो बड़ा वर्ग है एक महिलाओं का, वो इस बात का अक्सर विरोध करता है, सभी राज्यों में विरोध करता है। इसका कारण ये भी होता है कि जब आदमी शराब पीता है तो घर में वो खर्च नहीं देता और घर के आर्थिक हालात बिगड़ते चले जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा, इससे मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ। शराब से हिंसा की भावना में बढ़ावा होती है। आप चाहे आप निर्भया केस की बात कर लो, निर्भया कांड में जो भी हुआ उसमें क्या था कि 4-5 लड़के, मुझे याद नहीं है, उन्होंने एक मासूम लड़की का रेप किया शराब के नशे में। या आप जेसिका लाल हत्याकांड की बात कर रहे हो, अभी कुछ दिन पहले चर्चा में रहता है, अक्सर हुआ जाता है, एक हाई प्रोफाइल मर्डर केस था, वहाँ पर भी जो कुछ हुआ शराब के नशे में हुआ। तो ये जो शराब का नशा है ना, ये क्या करता है, ये क्राइम को बढ़ाता है, क्योंकि शराब पीने के बाद आदमी को सिकंदर वाली फीलिंग आती कि अपन ही विश्व विजेता सिकंदर है। तो ये पूरा मामला है। दूसरा जो इसके पक्ष में तर्क है प्रतिबंध के, वो कह रहा है कि शराब जो लोग पीते हैं इसका मतलब है कि वो अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, अपने प्राकृतिक शरीर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, यानी वो अपने जीवन की रक्षा करना राज्य का दायित्व है। सीधी सी बात है, जो व्यक्ति शराब पी रहा है वो अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है और राज्य के प्राथमिक कर्तव्य, संवैधानिक दायित्व को चुनौती देने के समान है, क्योंकि राज्य का एक दायित्व तो ये भी है कि वो लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करेगा। तो ये भी एक मजबूत तर्क है। तो इनके बड़े मजबूत तर्क हैं। दूसरी बात, लेकिन जो लोग इसको शराबबंदी को हटाने के पक्ष में तर्क दे रहे हैं, जो चाहते हैं कि गुजरात में धड़ल्ले से शराब की बिक्री हो, उनकी बात अगर हम सुन लें तो उनके तर्क सुनिए। वो पहली बात कहते हैं कि इससे राजस्व का या रेवेन्यू का बहुत बड़ा नुकसान होता है। इसको समझिए क्यों। दरअसल आपको पता है कि जिन राज्यों में शराब चलती है उन राज्यों के जो आय का या रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा है वो शराब के माध्यम से प्राप्त होता है। और गुजरात के लोग क्या कह रहे हैं, गुजरात के लोग कह रहे हैं कि अगर आप शराबबंदी रखोगे तो राज्य को राजस्व के एक बड़े भाग का नुकसान होगा। और इसमें थोड़ा सा एक बहुत ही अच्छा इन्होंने हमला भी कर दिया है। मतलब क्या है कि अपनी शराब के चक्कर में इन्होंने बहुत अच्छा एक मुद्दा भी ढूंढ लिया। अब ये क्या कह रहे हैं इसको समझिए। ये लोग कह रहे हैं कि राजस्व का इससे नुकसान होता है। और राजस्व क्यों होता है? ताकि सरकार जो है वो कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वित कर सके। और अगर सरकार के पास राजस्व की कमी होगी तो सरकार कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वित नहीं कर पाएगी। तो ये खैर इसका इतना मुझे तर्क लग नहीं रहा। दूसरी चीज़, न्यायपालिका पर बोझ है। कहा जाता है कि भारत में जो न्यायिक प्रणाली है उसमें ऐसे ही इतने अधिक केस हैं कि न्यायपालिका उतने ही मामलों का समाधान नहीं कर पा रही है। ठीक है ना बात। अब अगर शराबबंदी लागू करोगे तो सीधी सी बात है, मामले और बढ़ेंगे। और मामले किस प्रकार के आएंगे? शराब पीकर कोई घूम रहा है रोड पर, उसके ऊपर भी केस हो गया। शराब पीकर कोई किसी को गाली दे रहा है, उसके ऊपर भी केस हो गया। और यहाँ पर इन लोगों ने बड़ा अच्छा तर्क भी प्रस्तुत किया। इन लोगों ने कहा
कि अपने बचाव के लिए कि शराब को बिकने देना चाहिए, शराब को सबको मौका दो, सब लोग शराब पिए। इन्होंने एग्जाम्पल दिया बिहार का। आपको पता है कि बिहार में शराबबंदी लागू है, और बिहार में जैसा कि आपको पता होगा कि, एक मिनट, आपको पता होगा कि बिहार में शराबबंदी लागू है और बिहार में इसी कारण न्यायपालिका पर बहुत अधिक बोझ पड़ रहा है। तीसरी बात, फिर इन्होंने भावुकता वाला गेम खेला। ये कह रहे हैं कि रोजगार का जो स्रोत होता है, ये कह रहे हैं कि जो आप कह लो कि जो शराब उद्योग है वो बहुत अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करती है। तो जो गुजरात के कुछ लोगों की बेरोजगारी का एक बड़ा कारण यह भी है कि उनको शराब पीने की अनुमति नहीं प्रदान की जा रही है। तो याद रखिएगा ये बात। थोड़ा सा लाइट चली गई है, असुविधा के लिए खेद है, क्योंकि थोड़ा सा अंधेरा हो गया, लेकिन मैनेज किया जा सकता है क्योंकि डिजिटल बोर्ड लगा, इसमें आपको सब दिख रहा होगा। अब कुछ जो इम्पॉर्टेंट जानकारी है वो याद रखिएगा। अगर आप किसी वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो मोस्ट प्रोबेबली उम्मीद है कि ये पूछा जाए कि हाल ही में किस राज्य में शराबबंदी को चुनौती दी गई है। और अगर आप सिविल की तैयारी कर रहे हो, सिविल की तैयारी में ये बात याद रखिएगा कि आपसे बहुत ही उम्मीद है कि ये पूछ दिया जाए कि भारतीय अनुसूची की, भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, जिसमें केंद्र और या हम कहें संघ और राज्य की भी जो शक्तियों का बंटवारा है, उसमें जो शराब है वो किस सूची का विषय है। ठीक है ना। तो याद रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी है कि आपको ये याद होना चाहिए प्रीलिम्स की दृष्टि से कि शराब जो है वो राज्य सूची, स्टेट लिस्ट का विषय है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल 47 है, इसमें तो थोड़ा लिखा है, मैं पूरा पढ़ के बताता हूँ। अनुच्छेद 47 कहता है, राज्य पोषाहार स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य में सुधार करने का प्रयास करेगा, मादक द्रव्यों और अन्य प्रकार की हानिकारक औषधियों के प्रयोग पर रोक लगाने का प्रयास करेगा। लिखा हुआ है कि जो इस आर्टिकल से हमें सीखना है वो साफ साफ लिखा है कि राज्य जो है वो मादक द्रव्यों व मादक पेयों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करेगा। तो ये बात याद रखिएगा। ये हमने पूरा मुद्दा कवर कर लिया है। इससे बाहर आप सिविल की प्रिपरेशन कर रहे हो या वनडे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये सभी के लिए करंट अफेयर है और सारे मुद्दे इससे हो जाएंगे। ये सब चीज़ें पूछी जा सकती हैं। ये वाला पॉइंट है, ये वनडे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि शराब किस सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है, संघ सूची का विषय, इस तरीके से पूछा जा सकता है। अब जो हमें नेक्स्ट न्यूज़ देखनी है वो देखनी है कि हाल ही में DRDO द्वारा किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। तो ये समझ लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। कहा जा रहा है कि हाल ही में DRDO द्वारा किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 4 और अग्नि P यानी अग्नि प्राइम। तो अग्नि प्राइम आपको याद होगा, हाल ही में DRDO ने उड़ीसा के बालासोर तट पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो ये हमें देखना है। चलिए इसको विस्तार से कवर करते हैं अग्नि प्राइम के बारे में। अब सबसे पहले कुछ चीज़ें जो नहीं है इसमें, मैं वो आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि आप लोगों के मन में हमेशा चलता होगा कि आखिर ये मिसाइल है क्या। देखिए, अगर हम मिसाइल की बात करें, एकदम बेसिक की बात करें, तो आपने कभी ना कभी न्यूज़ चैनल में एक ऐसी संरचना ज़रूर देखी होगी। ठीक है, यही संरचना जो है ये मिसाइल होती है। और इस मिसाइल में जो ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये आगे वाला पार्ट, इसमें क्या होता है कि विस्फोटक भरा होता है या वॉरहेड भरा होता है, या हम कहें कि इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर मटेरियल भरा होता है। न्यूक्लियर मटेरियल, अगर आपको किसी देश पर हमला करना है और न्यूक्लियर मामले से नाभिकीय तरीके से हमला करना है, तो आपके पास न्यूक्लियर मटेरियल होना चाहिए। वो मिसाइल में भरा होता है। पीछे इसके क्या होता है, फ्यूल होता है, सॉलिड और लिक्विड प्रकार के। उसके पश्चात यहाँ पर जो आपको पता होगा कि मिसाइल बढ़ती कैसे, मिसाइल को ऊपर जाने के लिए अपथ्रस्ट चाहिए। न्यूटन की आपने नियम पढ़े होंगे, तीसरा जो नियम था, प्रत्येक क्रिया की उसकी विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती है। तो यहाँ वो वाली व्यवस्था होती। तो बेसिकली आपको याद ये रखना है कि ऐसी संरचना मिसाइल कहलाती है, जिसमें मेन जो याद रखना है, पीछे फ्यूल होता है और यहाँ पर आपका न्यूक्लियर मटेरियल होता है। ठीक है ना। अब जो मोटे तौर पर अगर हम बात करें, तो जो मिसाइल की अगर आप बात कर लो, तो मिसाइल क्या होती है, मिसाइल सामान्यतः दो प्रकार की होती हैं। मिसाइल सामान्यतः दो प्रकार की होती हैं। एक होती है बैलिस्टिक मिसाइल
बैलिस्टिक मिसाइल और दूसरी होती है क्रूज मिसाइल। अब ये बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल में अंतर क्या ये समझ लो। मिसाइल हमने देख लिया, अब हम देखेंगे कि बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल में अंतर क्या है। तो अगर हम बैलिस्टिक मिसाइल की बात करें तो बैलिस्टिक मिसाइल जब आप छोड़ते हो तो वो पैराबोलिक पाथ पर जाती है या परवलयाकार पाथ पर जाती है, और जब आप क्रूज मिसाइल को छोड़ते हो तो क्रूज मिसाइल धरती के समानांतर जाती है, ये जा रही है क्रूज मिसाइल। तो याद रखिएगा, जब भी कभी जिक्र आए बैलिस्टिक मिसाइल का तो बैलिस्टिक मिसाइल पैराबोलिक पाथ या परवलयाकार पथ पर जाती है, और जब भी कभी बात आए क्रूज मिसाइल की तो क्रूज मिसाइल धरती के समानांतर जाती है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर एग्जाम्पल देखें तो भारत में जो अग्नि मिसाइल्स हैं वो सारी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, ठीक है ना। अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5 और अग्नि 6 भी अभी डेवलप हो रही है, उसकी बात अगर हम करें। और अगर हम क्रूज की बात करें तो हमने नाम सुना होगा ब्रह्मोस का, जो भारत ने रशिया के साथ विकसित की है। ये एक क्रूज मिसाइल है और ये दुनिया की शक्तिशाली क्रूज मिसाइल्स में से एक है जो भारत के पास उपलब्ध है, ठीक है। यहाँ से आपको ये समझ में आ गया होगा कि बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल में क्या अंतर है। और ये जो अग्नि प्राइम है ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है। तो जैसे मैं कहूँ बैलिस्टिक मिसाइल, आप इस बात को समझ लीजिएगा कि ये पैराबोलिक पाथ पर जा रही है। अब भारत में एक प्रोग्राम शुरू किया गया, ये तो आपको अभी पता है कि अभी भारत ने अग्नि पी प्राइम को उड़ीसा के बालासोर तट से प्रक्षेपित किया है। लेकिन हमें जानना होगा कि आखिर भारत का थोड़ा सा इतिहास समझ लें मिसाइल डेवलपमेंट के बारे में। तो 1983 में जब भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी और उस समय डीआरडीओ प्रमुख थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि भारत के महान वैज्ञानिकों में से एक थे। तो एक विचार सामने आया, अब्दुल कलाम जी ने, डॉक्टर कलाम साहब ने एक विचार दिया कि भारत को स्वदेशी तौर पर मिसाइलों का विकास करना होगा। इन्हीं के नेतृत्व में एक प्रोग्राम शुरू किया गया, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम, ठीक है ना। अब सरकार ने एक प्रोग्राम शुरू किया और इस कार्यक्रम के तहत इसमें लिखा हुआ, अच्छा एक बात और याद रखिएगा, ये 1983 में शुरू जरूर हुआ था, यहाँ पर लिखा है कि 2012 में पूरा किया गया था, लेकिन जो मुझे याद है ये 2008 में कंप्लीट कर लिया गया था। मैं क्लियर नहीं हूँ क्योंकि मैं खुद इसको देख के कंफ्यूज हो गया हूँ। बस इतना याद रखिएगा कि इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम अभी समाप्त हो चुका है, यानी जो इसका लक्ष्य था इसने पूरा कर लिया है। इसमें लिखा हुआ है 2012, लेकिन मुझे याद आ रहा है 2008 में ख़त्म हुआ था, मुझे चेक करना पड़ेगा। खैर, अब जो मुद्दे की बात है वो ये है कि इस कार्यक्रम के तहत भारत ने 5 मिसाइलें विकसित की। अब वो कौन सी मिसाइल है इसको देखते हैं। सबसे पहली अगर मिसाइल की बात करें, इसकी एक ट्रिक है, इस IGMDP प्रोग्राम की मिसाइल्स जो इसके अंतर्गत विकसित की गई हैं उनको याद करने की। वो ट्रिक क्या है ये सुनिए। पटना, सबसे पहली पृथ्वी अग्नि त्रिशूल नाग आकाश। अब सबसे पहली अगर हम बात करें पृथ्वी मिसाइल की, तो पृथ्वी मिसाइल क्या है, सतह से सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस सक्षम कम दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक पहले बता चुका हूं, जो पैराबोलिक पाथ पर जाए, कम दूरी वाली मिसाइल है जो सतह से सतह पर हमला कर देती है। इसी तरह एक अग्नि मिसाइल है, ये भी सतह से सतह पर मार करने में सक्षम है और मध्यम दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। और अभी भारत के जो रक्षा पंक्ति है उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रही है, क्योंकि जो हमने अग्नि 5 डेवलप की है, जो 5000 से कहा जाता है कि 8000 किलोमीटर तक, सब लोग अलग अलग बताते हैं, हमला कर सकती है। भारत की जो चीन से सुरक्षा प्रदान करती है ये मिसाइल, उसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है, क्योंकि ये चीन के संघाई तक पहुंच सकती है। उसके पश्चात इसके कई वर्जन आ चुके हैं, आगे हम देखेंगे 1 2 3 4 5। इसके बाद जो तीसरी मिसाइल है वो है त्रिशूल, शंकर भगवान के त्रिशूल के नाम पर इस मिसाइल का नाम है। और ये जो मिसाइल है ये सरफेस टू एयर है, ठीक है, यानी सतह से आकाश में मार करने में सक्षम कम दूरी वाली, यानी सतह से ये आकाश में मार कर सकती है और एक कम दूरी वाली मिसाइल है। याद रखिएगा, वो सतह से सतह पर मार करेगी, ये सतह से आकाश में मार कर देगी। इसके बाद जो एक मिसाइल है वो है नाग। नाग कौन सी है, नाग को एक फायर एंड फॉरगेट मिसाइल भी कहते हैं, इसके बारे में प्रसिद्ध है।
फायर एंड फॉरगेट का मतलब मारो और भूल जाओ, ये अपने लक्ष्य को भेद देगी। और जो नाग है वो क्या है, टैंक भेदी एंटी टैंक मिसाइल है। यानी कौन सी मिसाइल है, एंटी टैंक मिसाइल। अब एंटी टैंक मिसाइल क्या होता है, पहली बात तो ये जान लिया टैंक क्या होता है। आपने बॉर्डर मूवी देखी होगी, जब आखिरी में भारत और पाकिस्तान की सेना के बीच युद्ध होता है, सनी देओल भी थे उसमें, तो उसमें क्या होता है, पाकिस्तानी सेना के पास बहुत सारे टैंक होते हैं और भारतीय सेना सिर्फ मशीन गन से युद्ध कर रही होती है और वो लोग टैंक से आतंक मचा देते हैं गोले दाग कर। वही टैंक है। और भारत के पास जो महत्वपूर्ण टैंक अभी उपलब्ध है उसमें अर्जुन है, कर्ण है, T-90 भीष्म है। ये 3 प्रमुख टैंक भारत के पास हैं। तो ये जो मिसाइल है नाग, ये दुश्मन देशों के जो टैंक होते हैं उनको ध्वस्त करती है। उसके पश्चात ये एक आकाश मिसाइल है, ये गलत लिखा हुआ टाइप, सतह से सरफेस टू एयर हमला करती है, यानी सतह से आकाश में मार करने में सक्षम है। और मध्यम दूरी वाली मिसाइल है। तो याद रखिएगा, ये हमने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत इनको हमने विकसित किया है, इस बात को याद रखिएगा। अब अगर हम इसके आगे बढ़ें, हमें यहाँ पर अग्नि प्राइम की बात करनी है, तो थोड़ा हमें अग्नि मिसाइल्स के बारे में अलग से पढ़ना पड़ेगा। और अग्नि मिसाइल्स की अगर हम बात करें तो अग्नि के जो अभी तक वर्जन आ चुके हैं उसमें सबसे पहली कौन सी है, यह भारत की परमाणु प्रक्षेपण क्षमता का मुख्य आधार है, हमें पता है ये बात। और अगर हम इसमें पहली की बात करें तो पहली कौन सी है, अग्नि-1, जिसकी जो कितनी दूर हमला कर सकती है, 700 से 800 किलोमीटर की मारक क्षमता। अब आपके मन में आ रहा होगा कि इतनी कम मारक क्षमता वाली मिसाइल हम करेंगे क्या। अरे सीधी सी बात है भाई, अगर पाकिस्तान पर हमला करना है तो ये अब 5-6 हज़ार किलोमीटर वाली थोड़ी ना मिसाइल मारोगे, और मारोगे तो पार कर जाएंगी। आप कर रहे हो पाकिस्तान में हमला, पहुंच जाएंगी ईरान, तो वो नहीं मारना है। उसके लिए आपको अग्नि-1 और अग्नि-2 से काम चलाना पड़ेगा। अग्नि-2 की बात करें तो 2000 किलोमीटर से अधिक की इनकी मारक क्षमता है। ऐसे ही अग्नि-3 की बात करें तो 2500 किलोमीटर से अधिक की मारक क्षमता है। अग्नि-4 की बात करें तो 3500 किलोमीटर से अधिक की मारक क्षमता है। और चाइना को ध्यान में रखते हुए भारत की जो मिसाइल डेवलप की गई है वो अग्नि-5 है, और ये इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका मतलब क्या होगा कि मतलब इंटर कॉन्टिनेंटल या अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब ये हुआ कि ये मिसाइल एक द्वीप से, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पर हमला कर सकती है। जैसे भारत से अफ्रीका हमला कर सकती है, एक एशिया द्वीप में भारत है और अफ्रीका में कोई कंट्री है, मान लेते हैं कोई एक देश, खैर किसी देश का नाम लेना उचित नहीं है। अगर अफ्रीका में किसी देश के ऊपर हमला करना है तो आपको इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का प्रयोग करना पड़ेगा। और इसकी जो रेंज है अलग अलग हर जगह लिखी मिलेगी आपको। कोई कहता है 5000 किलोमीटर। जब ये मिसाइल बनी थी तो मीडिया में एक चीज़ बड़ी न्यूज़ में थी कि अब भारत संघाई तक हमला करने में सक्षम है, तो ये बात याद रखिएगा। इसकी जो रेंज है वो 5000 किलोमीटर से अधिक है। 6 मतलब चाइना तक आराम से ये पहुँचती है। ये मेन चाइना को ध्यान में रखकर ही बनाई गई है। अब बात आती है कि आखिर ये फिर अग्नि प्राइम कौन सी मिसाइल है जिसका अभी DRDO ने प्रक्षेपण किया है, इसको समझिए। देखिए, भारत ने अग्नि-1, अग्नि-2, अग्नि-3, अग्नि-4, अग्नि-5 बना लिया था, लेकिन जो अग्नि-1 भारत ने बनाया था या अग्नि-2 बनाया था, ये बहुत ही पुराने मॉडल पर हैं। ये आप देखोगे 1986-87 के करीब डेवलप हो गई थी। तो अभी ये जो अग्नि प्राइम है ये कुछ और नहीं है, ये जो अग्नि-1 मिसाइल है इसका क्या है, अग्नि-1 मिसाइल का एक अच्छा वर्जन है। जैसे कोई कंपनी पहले एक बाइक निकालती है, वो बाइक जब पुरानी हो जाती है तो वो उसका एक मतलब अच्छा वर्जन निकाल देती है, मॉडिफाइड वर्जन निकाल देती है। वैसे ही जो अग्नि प्राइम मिसाइल निकाली गई है वो क्या है, वो एक मॉडिफाइड वर्जन है। किसका, अग्नि फर्स्ट का। इसका एक मॉडिफाइड वर्जन है। चलिए इसको थोड़ा सा देखते हैं अग्नि प्राइम को। तो अग्नि प्राइम कुछ और नहीं, अग्नि-1 का मॉडिफाइड वर्जन है, इस बात को याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें, लिखा भी हुआ है कि अग्नि एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम के तहत अग्निवर का एक नई पीढ़ी का उन्नत संस्करण, याद रखिएगा, मॉडिफाइड इसका संस्करण है, इस बात को याद रखिएगा, ये और कुछ नहीं है। अब ये करेगा क्या, ये जो पुरानी अग्नि मिसाइल थी जैसे अग्नि-1 का ये संस्करण है, तो उसकी तुलना में ये और सटीकता से हमला करेगा। इसमें कई ऐसे, जिसे हम कटिंग एज टेक्नोलॉजी बोलते हैं या आधुनिक तकनीकी बोलते हैं, उस तकनीकी का प्रयोग इस मिसाइल में किया गया है। इसका परिणाम क्या होगा, इसका परिणाम ये होगा कि ये जो मिसाइल है ये और सटीकता से पैतरेबाजी के माध्यम से
दुश्मन देश पर हमला कर सकती है, तो ये याद रखिएगा। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है कि ये लिखा है या नहीं, कैनिस्टर बेस है, कैनिस्टर बेस्ड है। अब कैनिस्टर बेस्ड का मतलब क्या है, जो भारत की पहले बनी हुई अग्नि 1 मिसाइल है या अग्नि 2 है, इसमें कैनिस्टर प्रणाली का प्रयोग नहीं किया गया है। हालांकि अग्नि 5 में कैनिस्टर प्रणाली का प्रयोग किया गया है। तो अब बात आती है, मैं 2 बार बोल चुका हूँ कैनिस्टर क्या है। अब इसको देखिए, कैनिस्टर बेस्ड लॉन्च सिस्टम क्या होता है, इसको समझिए। देखिए, आपने अक्सर देखा होगा मिसाइल को 2 तरीके से। अब वो 2 तरीके कौन से हैं ये समझिए। एक तो आप देखते हो कि मिसाइल ऐसे खुले में चली जा रही हैं, आप किसी वाहन पर इनको रख कर ले जा रहे हो, लेकिन इसमें बहुत सारी समस्याएं होती। समस्याएं क्या होती हैं, कभी कभी मिसाइल में धूल लग जाती है, या इस कहीं पर स्नोफॉल बर्फ़ गिर रही है वो लग जाती है। एक मिनट, हाँ, तो कभी कभी बर्फ़ लग जाती है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, धूल पहुंच जाती, या कभी आप जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में जा रहे हो तो बहुत ऊंची नीची व्यवस्था होती है, तो ये थोड़ा संकट होता है इनको ले जाने में। इसलिए कैनिस्टर क्या है, कैनिस्टर कुछ नहीं होता है, कैनिस्टर एक सिस्टम होता है, या एक आप कह लो कवर होता है, जो मिसाइल को पूरा ढके रहता है। याद रखिएगा, कैनिस्टर कुछ और नहीं है, कैनिस्टर मिसाइल को एक सुरक्षा क्या प्रदान करता है, एक सुरक्षा आवरण प्रदान कर देता है, एक कवर का प्रयोग, मतलब कवर की तरह काम करता है, ताकि इनको धूल मिट्टी बर्फ या फिर किसी भी प्रकार के नुकसान से बचाया जा सके, ठीक है। ये बात याद रखनी है। और जो ऐसा नहीं है कि अग्नि प्राइम पहली कैनिस्टर बेस है, जो अग्नि 5 है वो भी कैनिस्टर बेस लॉन्च सिस्टम से युक्त है, और इसी से इसे लॉन्च कर दिया जाता है। ये बात याद रखने योग्य है। इसके पश्चात 2 चीज़ें हमें और समझना है कि आखिर ये हॉट लॉन्च क्या होता है और कोल्ड लॉन्च क्या होता है, ठीक है। इसको समझिए। देखिए, मिसाइल्स को आप 2 तरीके से लॉन्च कर सकते हो। पहला हो गया हॉट लॉन्च प्रणाली, और दूसरा हो गया क्या, कोल्ड लॉन्च प्रणाली, LAUNCH। वहाँ पर सही लिखा हुआ है, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, ठीक है। अब मिसाइल हॉट लॉन्च और कोल्ड लॉन्च होता है क्या, इसको समझिए। देखिए, हॉट लॉन्च क्या होता है, जब हम एक सेल को प्रज्वलित करके, यानी आपने ज़्यादातर देखा होगा हॉट लॉन्च में क्या होता है, मिसाइल को आप देखते हो पीछे आग लगती है, वो थ्रस्ट प्रदान करती है और मिसाइल आगे बढ़ जाती है। आपको पता होगा ये बात, न्यूटन के तीसरे नियम के आधार पर। वो हॉट लॉन्च हो गया। दूसरा लॉन्च सिस्टम क्या होता है, कोल्ड लॉन्च। कोल्ड लॉन्च में होता क्या है कि हम एक गैस जनरेटर के माध्यम से, जैसे ये एक मिसाइल है और ये यहाँ पर खड़ी है, हमने ये गैस जनरेटर है मेरा हाथ, इससे गैस निकलेंगी और इस फोर्स से निकलेंगी कि ये मिसाइल को ऊपर उठा देंगी अपनी पावर से, और मिसाइल लॉन्च हो जाएगी। तो जो गैस के माध्यम से हम इसको लॉन्च करते हैं वो कैसे करते हैं, वो कोल्ड सिस्टम होता है लॉन्च करने का। और जो हम एक सेल को प्रज्वलित करके या हीट के माध्यम से लॉन्च करते हैं वो हॉट लॉन्च होता है। अब होता क्या है कि जो दोनों लॉन्च सिस्टम है, इसमें जो हॉट लॉन्च सिस्टम होता है वो थोड़ा नुकसानदेह होता है किसकी तुलना में, कोल्ड लॉन्च की तुलना में। इसलिए जो आधुनिक टेक्नोलॉजी विकसित की जा रही है वो कोल्ड लॉन्च के संदर्भ में विकसित की जा रही है। बाकी आप खुद देख लेंगे, वही सब जो मैंने बताया वो सब लिखा हुआ है। और एक बात याद रखिएगा कि जो अग्नि 5 मिसाइल है उसमें भी कोल्ड लॉन्च सिस्टम का प्रयोग किया गया है, तो ये बात बस याद रखिएगा। बस इतना याद रखना है कि कोल्ड लॉन्च जो है वो अधिक सुरक्षित है किसकी तुलना में, हॉट लॉन्च की तुलना में। ये बात याद रखिएगा, ठीक। अब एक बहुत बड़ा मुद्दा आता है न्यूक्लियर ट्रायड का। न्यूक्लियर ट्रायड होता क्या है, न्यूक्लियर ट्रायड जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये डिफेंस का पूरा मामला है। यूपीएससी में, यूपीपीएससी में ये डिफेंस टेक्नोलॉजी से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय है, ठीक है। तो इसको समझिए। न्यूक्लियर ट्रायड का मतलब क्या होता है कि हम स्थल से, यानी ज़मीन से, जल से और हवा से, तीनों जगह से हम न्यूक्लियर हमले कर सकते हैं। ऐसे देश जो ज़मीन से, जल से और आकाश से, हम कहें हवा से न्यूक्लियर हमले कर सकते हैं, उन्हें हम न्यूक्लियर ट्रायड की कैटेगरी में डालते हैं। भारत न्यूक्लियर ट्रायड की कैटेगरी में आ गया है। भारत, आप चाहे कह लो ज़मीन से हमले कर सकता है। ज़मीन से भारत कैसे हमले करेगा, ज़मीन से भारत अग्नि मिसाइल के माध्यम से न्यूक्लियर हमले कर सकता है। इसी तरह अगर हम आकाश की बात करें, आकाश से भारत कैसे हमले कर सकता है, तो आकाश से भारत राफेल जो अभी फ्रांस से लिया उसके माध्यम से हमला कर सकता है। और हम फिर अगर बात करें कि जल में कैसे हमला कर सकता है, तो आपको पता होगा कि जल में भारत की एक अरिहंत क्लास की पनडुब्बी है,
उसमें भारत उस पनडुब्बी से K4 नामक बैलिस्टिक मिसाइल से न्यूक्लियर हमले कर सकता है। तो ये तीनों बात याद रखिएगा, सब लिखा हुआ है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा, ये लिखा हुआ है सब कुछ। तो ये सब कुछ हो जाएगा। उसके पश्चात ये हमने K4 मिसाइल याद रखिएगा, ये K4 मिसाइल याद रखिएगा। K4 और एक और बैलिस्टिक मिसाइल होती है K15, लेकिन K4 की रेंज ज़्यादा होती है, लगभग 3500 किलोमीटर, और K15 जो बैलिस्टिक मिसाइल है इनकी रेंज बहुत कम होती है, करीबन 750 किलोमीटर। तो इस बात को याद रखने योग्य है। और अब हम आ गए तीसरी न्यूज़ में। उम्मीद है कि ऊपर की दोनों न्यूज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। 1 मिनट वक्त दीजिए, मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ क्योंकि गला मेरा भी सूखने लगा है। अब जो तीसरा करंट न्यूज़ जो इस समय है न्यूज़ में, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हाल ही में पूछा गया है भारत के महान्यायवादी का संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का मेंशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में किया गया है? तो आर्टिकल 76 में किया गया है। याद रखिएगा ये बात। ये किसी भी एग्ज़ाम्स में, वनडे एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है पॉलिटी में कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में भारत के महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का उल्लेख किया गया है। 76 में। साथ ही साथ अगर हम थोड़ी सी और बात कर ले तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 88 में भी अटॉर्नी जनरल के बारे में कुछ बातें कही गई हैं। अब हम समझेंगे कि ये क्वेश्चन हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, ये न्यूज़ में क्या है और इसके क्या मायने हैं। देखिए, सबसे पहले हमें समझना होगा कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या भारत का महान्यायवादी होता क्या है, और इसके बारे में सबसे पहली चीज़ न्यूज़ क्या है। न्यूज़ कह रही है कि केंद्र सरकार ने के वेणुगोपाल साहब, जो कि भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं, उनके कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए और एक्सटेंड कर दिया है। पहले भी उनके कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है और फिर बढ़ा दिया गया है। तो अब हम व्यापक तौर पर समझेंगे कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता क्या है। देखिए, आप जब कोर्ट जाते हो तो आपको वकील की ज़रूरत होती है, वैसे ही भारत सरकार को भी एक सरकारी वकील हम कह लें ज़रूरत होती है। अब ये क्यों बोला जाता है? ये भारत सरकार का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। इसका मतलब क्या होता है ये समझिए। देखिए, मान लिया भारत सरकार ने, आपको मैं बात करूं कि कश्मीर से धारा 370 हटाई, इसी तरह सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भारत सरकार ने बनाया। इन दोनों ऐसे कानून थे कि दोनों कानूनों का भारत में व्यापक तौर पर विरोध हुआ, और उस विरोध के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि कई ग्रुप और कई लोग भारत के उच्चतम न्यायालय में पहुंच गए या किसी अन्य न्यायालयों में पहुंचे, और कहा गया कि ये संविधान की मूल आत्मा के खिलाफ है, ये संविधान के उल्लंघन है भारत सरकार के ये दोनों कानून। तो सीधी सी बात है, अगर कोई सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया या किसी हाई कोर्ट पहुंच गया, कहीं भी पहुंच गया है, सीधी सी बात है, तो ऐसा तो है नहीं कि मोदी जी दौड़ कर जाएंगे, हर जगह अपना पक्ष रखेंगे, या गृह मंत्री अमित शाह जी दौड़ कर जाएंगे। इसलिए भारत सरकार का एक सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है जो ऐसे सभी मामलों में भारत सरकार को डिफेंड करता है। यानी जब सुप्रीम कोर्ट में केस चलेगा कश्मीर से 370 हटाने का, तो ये जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होगा, ये क्या करता है? ये भारत सरकार की तरफ से केस लड़ेगा, यानी भारत सरकार का पक्ष अच्छे ढंग से रखेगा। इसके अलावा भारत सरकार को सलाह भी देता है, राष्ट्रपति जो इसको अन्य कार्य देता है वो भी करता है। विस्तार से समझेंगे, इस बात को याद रखिएगा। अब अगर हम इसकी बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 76 में इसका उल्लेख है, और मेरा ऐसा मानना है व्यक्तिगत तौर पे सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है, सर्वोच्च कानूनी अधिकारी है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 76 आर्टिकल में इसका उल्लेख है। आपको एक बार कॉन्स्टिट्यूशन में 76 आर्टिकल अगर आप पढ़ लीजिए तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती। जैसे अगर मैं लाइन टू लाइन पढ़ूँ तो कहता है आर्टिकल 76, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए आहरित किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। एक बात समझ में आ गई कि कॉन्स्टिट्यूशन खुद ही कह रहा है कि राष्ट्रपति नियुक्त करेगा, और पहली बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने क्या बोली कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश आहरित या नियुक्त होने के लिए, आहरित होने के लिए जो व्यक्ति योग्य होगा उसी को राष्ट्रपति भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया नियुक्त करेगा। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये हो गया कि जो 76 आर्टिकल है उसमें इसकी नियुक्ति के लिए या इसकी पात्रता के लिए कुछ विशेष नहीं दिया गया है, क्योंकि ये आर्टिकल साफ साफ ये कह देता है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को
क्या कर सकते हो, महान्यायवादी नियुक्त कर सकते हो जो क्या करता हो, जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य हो। तो इसके लिए हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 124 पर पहुंचना पड़ता है। क्यों पहुंचना पड़ता है? क्योंकि इस आर्टिकल ने तो सिर्फ इतना कह दिया ना कि हमें उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए, आहरित होने के लिए व्यक्ति को महान्यायाधीश बनाया जा सकता है, नियुक्त किया जा सकता है। अब उच्चतम न्यायालय की जो क्राइटेरिया है वो आर्टिकल 124 में दिया गया है। अब आर्टिकल 124 क्या कहता है वो सुनिए। कोई व्यक्ति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए आहरित होगा बशर्ते वह भारत का नागरिक हो। पहली एलिजिबिलिटी भारत का नागरिक हो। दूसरी, वह किसी उच्च न्यायालय या दो से अधिक उच्च न्यायालयों में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, यानी या तो एक में पूरे 5 वर्ष उसने कंप्लीट किया हो या 2 या 3 में कुल मिलाकर 5 वर्ष कंप्लीट कर लिया हो। तीसरी एलिजिबिलिटी क्या है कि अगर वो न्यायाधीश नहीं रहा तो किसी उच्च न्यायालय या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो या वकालत उसने की हो। यही सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन इसके लिए हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 124 देखना पड़ता है, तभी हमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की अर्हताएं समझ में आती हैं। वो मैंने बता दी। अब एक बात और याद रखिएगा। वो याद क्या रखना है इसके बारे में, इसकी कार्यकाल की अवधि निर्धारित नहीं होती है। संविधान द्वारा इसके कार्यकाल की कोई अवधि निर्धारित नहीं है, क्योंकि आप देखोगे कोई अटॉर्नी जनरल 1 वर्ष रहता है, कोई 4 वर्ष रह जाता है। तो इसका मतलब है संविधान ने आर्टिकल आप 76 देख लो, 88 देख लो, कहीं पर भी इसके कार्यकाल के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है, पहली बात। दूसरी चीज़, अब इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्या राष्ट्रपति नियुक्त करता है? नहीं। क्यों? क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो आज देखिएगा उसको। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आपने एक आर्टिकल देखा होगा 74, इसको सेल एक्ट भी कभी कभी कहा जाता है। इसका क्या है, इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, यानी प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद होगी। राष्ट्रपति अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन मंत्रिपरिषद की सलाह के आधार पर करेगा। ठीक है ना? यानी आप भारत में कभी कभी राष्ट्रपति को रबर स्टैंप कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? आर्टिकल 74 के कारण कहा जाता है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन मंत्रिपरिषद की सलाह के आधार पर करेगा। यानी महान्यायवादी वही व्यक्ति नियुक्त होगा जिसको सरकार बताए राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति उसको नियुक्त कर देगा। ऐसे भारत के संविधान में जितने भी पद हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, वो असल में राष्ट्रपति ही नियुक्ति उनकी नहीं करता है। उनकी नियुक्ति कौन करता है? उनकी नियुक्ति भारत सरकार की सलाह पर, यानी सरकार जिसको चाहती है उसकी सलाह देती है राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति कर देता है। संविधान द्वारा इनका कार्यकाल नहीं तय है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ कि कहा गया है कि इसका निष्कासन कैसे हो सकता है। सीधी सी बात है, अगर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सलाह पर इसकी नियुक्ति कर रहा है तो ये क्या होगा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट जिसे बोलते हैं, यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है। प्रसाद पर्यंत मतलब मंदिर वाला प्रसाद नहीं, हाँ इसको ये समझ सकते हैं कि जब तक राष्ट्रपति की इच्छा है वो काम करेगा, और जैसे राष्ट्रपति का मन हुआ कि अब इनका चलिए हो गया, इनको हटाते हैं, प्रधानमंत्री की वाली मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति से कहा, प्रधानमंत्री ने कहा अब इनको हटाइए, इनका काम हो गया है, तो हटा दिया जाता है। अब सबसे बड़ा मुद्दा आता है कि आखिर इसके काम क्या होते हैं। मैं पहले भी बता चुका, सेम वही सब आपको लिखा मिलेगा यहाँ पर, कि पहली चीज़ का क्या होता है कि भारत सरकार को कभी कभी किसी पेचीदे कानूनी मामले में कानूनी सलाह की ज़रूरत होती है, तो ये कानूनी सलाह कौन प्रदान करता है? भारत का महान्यायवादी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सलाह प्रदान करता है। दूसरी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय या अन्य न्यायालय जो भी हैं, कभी कभी क्या होता है कि किसी और न्यायालय में भारत सरकार के खिलाफ केस होता है, तो भारत सरकार का पक्ष कौन रखता है वहाँ पर जाकर? महान्यायवादी। तो अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 76 में ये भी लिखा हुआ है, कहा गया है कि महान्यायवादी अपने पद के कर्तव्यों के निर्वहन के कृत्य में भारत के सभी न्यायालयों में उपस्थित होने का हकदार होगा। यानी जो भी उसके पद के कर्तव्य हैं, पद के कर्तव्य क्या है? भारत सरकार को डिफेंड करना, उसके द्वारा बनाए गए कानूनों को डिफेंड करना, और इसी क्रम में वो भारत के सभी न्यायालयों में उपस्थित होने का अधिकार होगा। ये साफ साफ आप देख लीजिएगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 76 में लिखा है, और वही यहाँ पर भी लिखा है। तीसरी चीज़, संविधान
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और किसी कानून के द्वारा अगर उसे कुछ अन्य कर्तव्य प्रदान किए जाते हैं तो उन अन्य कर्तव्यों पर भी वो काम करेगा, उनका भी निर्वहन करेगा। अब अधिकार और सीमाओं की बात आती है कि अधिकार और सीमाएं क्या हैं। इसके लिए आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 88 देखना पड़ेगा, आर्टिकल 88। अब आर्टिकल 88 क्या है? आर्टिकल कहता है 88 सदनों के बारे में मंत्री और महान्यायवादी के अधिकार, ये इसकी हेडिंग है, आप चेक कर सकते हैं। और इसमें कहता क्या है? कह रहा है कि प्रत्येक मंत्री, ठीक है, और भारत के महान्यायवादी को यह अधिकार है कि वह संसद के प्रत्येक सदन में या एक साथ समवेत दोनों सदन में, यानी संसद के प्रत्येक सदन में या उसकी संयुक्त बैठक में या उसकी किसी समिति में, संसद की किसी समिति में जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है, बोलने और उसकी कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार है, परंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं है। गौर करिएगा, कह रहा है कि ये जो महान्यायवादी है ये संसद के प्रत्येक सदन में, एक साथ समवेत दोनों सदनों में यानी ज्वाइंट सिटिंग में, और साथ ही साथ उस संसद की किसी समिति में, कोई समिति जिसमें महान्यायवादी को सदस्य बनाया गया हो या बोलने की शक्ति दी गई हो, अगर वो होता है तो वहाँ पर वो बोल सकता है, उसकी कार्यवाही में भाग ले सकता है। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वोट देने के अधिकार के बिना वो मतदान नहीं कर सकता है संसद में, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। और उसको वो सभी विशेषाधिकार, प्रिविलेज प्राप्त होते हैं जो एक संसद सदस्य या सांसद को प्राप्त होते हैं, इस बात को याद रखिएगा। अब सिविल सर्विसेज की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक देख लीजिए, क्या बनता है यहाँ पर कि क्या जब क्या अटॉर्नी जनरल, जो एक वकील होता है, जब वो अटॉर्नी जनरल नियुक्त हो जाता है कोई वकील, तो क्या वो प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है, निजी प्रैक्टिस कर सकता है? मतलब कि वो ऐसा नहीं हो सकता है कि मान लिया कि वो सरकार के लिए भी काम कर रहा है, सरकार के जो केस हैं उनको भी सॉल्व कर रहा है, उनका भी पक्ष रख रहा है, साथ ही साथ अगर मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि मुकेश अंबानी और गौतम अडानी के मध्य कोई विवाद हो जाता है, तो क्या वो जो अटॉर्नी जनरल है के वेणुगोपाल साहब हैं, ये दोनों में से किसी एक का पक्ष रख सकते हैं, यानी प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि साफ साफ कहीं पर लिखा होगा कि वह सरकारी सेवकों की श्रेणी में नहीं आता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो निजी कानूनी अभ्यास कर सकता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इस बात को ध्यान रखिएगा कि महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने के साथ साथ वो निजी प्रैक्टिस भी कर सकता है। लेकिन ये भी याद रखना, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, उम्मीद है इससे क्वेश्चन आपको भविष्य में दिखेगा। लेकिन वो किसी ऐसे मामले में निजी अभ्यास या निजी प्रैक्टिस नहीं करेगा जिसमें एक पक्ष भारत सरकार हो। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति भारत सरकार से टकरा रहा है, यानी भारत सरकार और मुकेश अंबानी के बीच कोई केस चल रहा है तो वो अंबानी को सलाह दे रहा है या उसका पक्ष रख रहा है। तो ये दोनों चीज़ याद रखने योग्य हैं। तो अब सबसे ज़रूरी बात यह याद रखनी है कि जो भारत का अटॉर्नी जनरल होता है, भारत का महान्यायवादी होता है, उसको कानूनी सहायता देने के लिए, क्योंकि भारत सरकार के बहुत सारे काम होते हैं, इसलिए महान्यायवादी को कानूनी सहायता देने के लिए एक सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है और साथ ही साथ एक एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होता है। तो ये बात याद रखने योग्य है कि ये दोनों भी कानूनी अधिकारी होते हैं जो भारत सरकार को कभी कभी महान्यायवादी की अनुपस्थिति में भारत सरकार का पक्ष भी रखते हैं और साथ ही साथ महान्यायवादी के कार्यों में उसकी सहायता करते हैं। तो ये हमने न्यूज़ कवर कर ली है विस्तार से, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस देश की सरकार में 14 वर्ष से अधिक उम्र के किसी भी व्यक्ति को कानूनी रूप से लिंग बदलने की अनुमति देने वाले विधेयक को मंजूरी दी है? तो अब हमें समझना है कि किस देश की सरकार ने ये कहा है कि 14 वर्ष से अधिक उम्र के किसी भी व्यक्ति को कानूनी रूप से लिंग बदलने की अनुमति, इसका मतलब क्या है? तो ये जो न्यूज़ है वो स्पेन की है, यानी इसको बोलते हैं सेल्फ जेंडर आइडेंटिफिकेशन, और ये जो न्यूज़ है वो है स्पेन की। और अगर हम स्पेन की बात करें, स्पेन की ज्योग्राफी देखें तो आपको पता होगा कि स्पेन आइबेरियन पेनिनसुला यूरोप का पार्ट है। और अगर स्पेन की हम कुछ प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं की बात करें तो पेनरीज आपको एक प्रमुख पर्वत श्रृंखला स्पेन में मिल जाती है। अगर हम स्पेन की बात करें तो स्पेन के दक्षिण में भूमध्य सागर, स्पेन के पश्चिम में अटलांटिक सागर है, स्पेन के उत्तर पूर्व में फ्रांस है और स्पेन के नॉर्थ या उत्तर में बे ऑफ बिस्के या बिस्के की खाड़ी है। वो आप मैप चेक कर लीजिएगा, सब कुछ आपको वहाँ पर मिल जाएगा।
अब स्पेन की अगर प्रमुख नदियों की बात करें तो स्पेन की प्रमुख नदियों में आपने एब्रो देखा होगा जो कि भूमध्य सागर में गिरती है, आपने टॉगस देखा होगा जो कि अटलांटिक महासागर में गिरती है। तो ये स्पेन की नॉर्मल ज्योग्राफी हो गई जो वर्ल्ड मैपिंग में काम आएगी, और उम्मीद है अगर कभी स्पेन का से रिलेटेड वर्ल्ड मैपिंग का कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको सॉल्व करने में सक्षम होंगे, ये याद रखिएगा। अब हम इस पूरी न्यूज़ को डिस्कस करते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। तो ये पूरा मामला है सेल्फ जेंडर आइडेंटिफिकेशन से। अब इसका मतलब क्या है ये समझिए, सेल्फ जेंडर आइडेंटिफिकेशन। तो सबसे पहले वही बात है कि स्पेन की गवर्नमेंट ने एक मसौदा यानी ड्राफ्ट बिल को मंजूरी दी है, और वो ड्राफ्ट बिल क्या है कि 14 वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति अपना लिंग चयन कर सकता है। अब ये मतलब क्या हुआ ये समझिए। देखिए नॉर्मली प्रोसेस क्या होती है कि मान लिया कोई व्यक्ति जिस लिंग के साथ वो पैदा हुआ और जब उसकी एज बढ़ी, पॉवर्टी की एज आई, तो वहाँ पर समस्या क्या होती है कि मान लेते हैं कोई मेल है या कोई लड़का है, लेकिन उसका लिंग तो लड़कों वाला है, लेकिन उसे समस्या ये हो रही है कि उसकी जो भावनाएं जनरेट हो रही हैं वो फीमेल वाली हो रही हैं। ऐसा वाइस वर्सा कर दीजिए, आप फीमेल के साथ कर सकते हो कि जन्म के समय जो उसको जेंडर प्रदान किया गया है वो वर्तमान भावनाओं से मेल नहीं खाता है। तो ये जो विधेयक है या बिल है ये उसी को टैकल करने के लिए लाया गया है कि कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 14 वर्ष से अधिक हो गई है वो बिना किसी चिकित्सा यानी कुछ भी ऐसी चिकित्सा करवाने की ज़रूरत नहीं है, वो बिना किसी चिकित्सा से अपना लिंग चुन सकता है। तो ये बात याद रखिएगा, ना कोई हार्मोन थेरेपी। आपको पता है कि हार्मोन थेरेपी कराने के 2 वर्ष बाद आप सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते थे, लेकिन अभी ये नहीं है। अभी कोई भी व्यक्ति जो 14 वर्ष से अधिक उम्र का हो गया है वो स्वतः यानी सेल्फ जेंडर आइडेंटिफिकेशन के माध्यम से अपना लिंग निर्धारित कर सकता है। अब इसका पूरा मतलब क्या है ये समझते हैं। अगर हम सबसे पहली बात हमें ये जानना होगा कि आखिर ये सेल्फ जेंडर आइडेंटिफिकेशन होता क्या है। उसके पहले ये समझिए, सेल्फ जेंडर आइडेंटिफिकेशन तो मैं आपको बता चुका हूँ कि आपके जन्म के समय जो आपको लिंग प्रदान किया गया है 14 वर्ष से अधिक उम्र में, पॉवर्टी की लगभग एज में, अगर आपकी मूल भावनाएं उस लिंग से मेल नहीं खाती हैं तो आप इसमें परिवर्तन कर सकते थे। लेकिन पहले कुछ क्राइटेरिया था। क्राइटेरिया क्या था कि आपको हार्मोन थेरेपी करानी पड़ेगी या चिकित्सा निदान कराना पड़ेगा, साथ ही साथ आपको साइकोलॉजिकल असेसमेंट या मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन करवाना पड़ता था। ये बात याद रखिएगा। अभी ये सब कुछ हटा दिया गया है। अभी क्या कहा गया है कि बस आप स्वतः बोल दो और आपका लिंग परिवर्तित मान लिया जाएगा। आप जिस लिंग का चुनाव करना चाहेंगे वो लिंग आपके लिए पहचाना जाएगा। क्या सेल्फ जेंडर आइडेंटिफिकेशन सिर्फ स्पेन की बात है, स्पेन में ये बिल आया? बिल्कुल नहीं। सेल्फ जेंडर आइडेंटिफिकेशन की अगर हम बात करें तो पहले से 15 देशों में मौजूद है। उन 15 देशों के नाम याद करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि याद होंगे नहीं। अब लेकिन यहाँ पर हंगरी का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हंगरी में एक पहले से व्यवस्था विद्यमान है और उस व्यवस्था को समझना बहुत ज़रूरी है। हंगरी एक ऐसा देश है यूरोप का जिसके अनुसार 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को स्कूली पाठ्यक्रम यानी स्कूल के सिलेबस में और टेलीविज़न प्रोग्राम्स के माध्यम से समलैंगिकता के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो इस बात को याद रखिएगा, समलैंगिकता और लिंग परिवर्तन के बारे में स्कूली शिक्षा के माध्यम से ही जानकारी दी जाने लगेगी। इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है कि ये बच्चे जब बड़े हों तो ये उन लोगों का शोषण न कर पाएँ जो ट्रांसजेंडर होते हैं, उनके प्रति इनके मन में सम्मान की भाव हो कि ये कुछ नहीं है, ये एक बस आप कह लो कि जीन का लोचा है और कुछ नहीं है। तो ये अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर हंगरी में। अब हमें ये देखना होगा कि भारत के नियम इस संदर्भ में क्या कहते हैं। बेसिकली अगर हम ट्रांसजेंडर या बात करें तो आपको पता होगा कि हम इन्हें LGBTQ के नाम से जानते हैं। हम इन्हें किस नाम से जानते हैं? हम इन्हें बेसिकली जानते हैं LGBTQ, यानी L मतलब लेस्बियन, यानी वो लड़की जिसका आकर्षण भी दूसरी लड़की के प्रति, उसे हम लेस्बियन कहते हैं। इसी तरह G फॉर गे, और यहाँ पर Q भी होता है लास्ट में, G फॉर गे यानी पुरुष का पुरुष के प्रति आकर्षण। उसके बाद बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल का मतलब किसी ऐसे व्यक्ति का स्त्री और पुरुष दोनों के प्रति आकर्षण। ऐसे ही महिला के संदर्भ में भी कि महिला का महिला के संदर्भ में भी आकर्षण हो, साथ ही साथ पुरुष के संदर्भ में भी आकर्षण हो। ऐसे ही ट्रांसजेंडर आता है, ट्रांसजेंडर जो खुद निर्धारित नहीं कर पाते हैं कि उनका लिंग क्या होना चाहिए। और इन्हीं समुदाय में जो क्वीर जिसको हम कहते हैं, ये क्वीर का मतलब होता है इन्हीं सबको सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं? इन्हीं सबको सम्मिलित रूप से क्वीर बोलते हैं।
इन्हीं के अंदर एक और कैटेगरी आती है जिसे हम इंटरसेक्स बोलते हैं। इंटरसेक्स का मतलब कोई ऐसा शिशु जब उसका जन्म हुआ हो तो उसके लिंग की पहचान करना संभव ही ना हो, मतलब उसके लिंग को देखकर आप ये नहीं बता सको कि ये मेल है या फीमेल है। तो ये समझ में आ गया होगा LGBTQ। अब हमें जो इम्पोर्टेंट है, हमें भारत के नियम समझने हैं LGBTQ के संदर्भ में कि भारत के नियम क्या हैं। तो अगर हम भारत की बात करें तो भारत में ट्रांसजेंडर पर्सन्स राइट्स एक्ट 2019 और ऐसे ही ट्रांसजेंडर एक नियम है, रूल है 2020, इसके माध्यम से कुछ नियम बनाए गए हैं। अब ये नियम क्या है, ये बिल अभी जहाँ तक मुझे याद है यहाँ पर अधिनियम लिया, लेकिन मैं कंफ्यूज हूँ कि ये पास हुआ है या नहीं, अभी भी संसद में है। खैर, इसके माध्यम से जो नियम वगैरह हैं, इनके माध्यम से भारत में रूल क्या है इसको समझिए। पहली बात यह है कि भारत में अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार लिंग का चयन करना चाहता है तो उसे क्या होगा, आवेदन करना पड़ेगा जिला अधिकारी के समक्ष। किसके समक्ष आवेदन करना पड़ेगा? जिला अधिकारी के समक्ष। तो याद रखिएगा कि ये जो एक्ट है, जो एक्ट इसमें लिखा हुआ है 2019 ट्रांसजेंडर पर्सन्स एक्ट, इसके माध्यम से अगर आपको अपने पसंद के लिंग का चयन करना है तो आप क्या करोगे, एक आप आवेदन करोगे और आवेदन जिला अधिकारी के पास करोगे, और आपके जगह आपके माता पिता भी ये आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ भारत में क्या होगा कि भारत में जो सबसे अच्छी व्यवस्था ये है कि कोई भी इसके लिए ऐसा नहीं कि आपने आवेदन किया तो आपसे कहा जा रहा है कि पहले आप चिकित्सकीय परीक्षण दो, ऐसा कुछ नहीं है। आप आवेदन कर से सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हो, और जब आपको सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाएगा तो आपके नाम के आगे थर्ड जेंडर लिख दिया जाएगा। तो याद रखिएगा ये बात। उसके पश्चात एक सुप्रीम कोर्ट के पास केस पहुंचा था, नालसा वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नालसा का मतलब क्या होता है? नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 2014 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रांसजेंडर जितने हैं उनको क्या घोषित कर दिया, उनको एक नई कैटेगरी के तहत थर्ड जेंडर घोषित कर दिया। यानी जो भी ये लोग हैं इनको एक अलग नाम से अंकित किया जाता है और उस नाम का उसे हम कहते हैं थर्ड जेंडर। अब आप कभी भी कोई भी फॉर्म फिल करते हो गवर्नमेंट जॉब का तो उसमें आपने देखा होगा कि ऑप्शन रहता है मेल, फीमेल और साथ ही साथ थर्ड जेंडर। तो इन ऐसे व्यक्तियों के अधिकारों में वृद्धि के तौर पर इस थर्ड जेंडर को हम देख सकते हैं। इसी तरह 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक और महत्वपूर्ण फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो समलैंगिक लोग हैं वो आपस में संबंध बना सकते हैं। पहले क्या व्यवस्था थी कि भारत में समलैंगिक संबंधों को अपराध माना जाता था। कोई व्यक्ति अगर समलैंगिक व्यक्ति आपस में संबंध बनाते थे तो उसे अपराध की कैटेगरी में डाला जाता था, लेकिन 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया। लेकिन अभी भी भारत में समलैंगिक लोगों को विवाह का अधिकार नहीं है। हम देखते हैं कई ऐसे दुनिया के देश हैं जहां पर समलैंगिक लोग आपस में विवाह कर सकते हैं, लेकिन भारत में भी हमें विकास क्रम की दृष्टि से और आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी हम उस संदर्भ में और कुछ बात कर सकते हैं। तो ट्रांसजेंडर व्यक्ति की परिभाषा भी नीचे दी गई है, जो मैं बता चुका हूँ कि आपको पता न चले, यानी जो भी आपको जन्म के समय लिंग प्रदान किया गया है उससे आपकी भावनाएं मैच ना करें। अब ये सब दिया हुआ है कि वही बात दी हुई जो मैं बता चुका हूँ। अब एक बात ये याद रखिएगा कि यहाँ पर कुछ मिसिंग है, या मिसिंग ये है कि जो इंडिया में एक्ट है ट्रांसजेंडर पर्सन्स एक्ट, उसके बारे में 2019 उसके बारे में कहा गया है कि आप कैसे ट्रांसजेंडर, आप अपने लिंग का निर्धारण कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको एक आवेदन करना पड़ेगा जिलाधिकारी के पास। जिलाधिकारी जैसे ही आपको अनुमति देगा आप थर्ड जेंडर के रूप में नामित हो जाओगे। साथ ही साथ आपके लिए क्या होगा, आपको कोई भी चिकित्सीय निदान नहीं करवाना पड़ेगा, आपको किसी प्रकार की कोई भी हार्मोनल थेरेपी नहीं करानी पड़ेगी। बस स्वकथित लिंग पहचान, यानी आप जो बोल दोगे वही लिंग आपको प्रदान कर दिया जाएगा, इसका यही मतलब हुआ, ठीक है ना। उसके पश्चात एक अच्छी बात और की गई कि भारत में एक काउंसिल की स्थापना की, काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स। ये देखिए लिखा हुआ, इसमें एक नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर की स्थापना की गई ताकि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के जो भी समस्याएं हैं, उनके खिलाफ जो भी अपराध हैं, उनसे इनकी सुरक्षा की जाए और समस्याओं की इनकी समाधान की जाए। साथ ही साथ एक बात याद रखिएगा, जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि अगर अब आप ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के खिलाफ कोई अपराध करते हो तो उसमें आपको जुर्माना होगा प्लस 6 माह से
2 वर्ष तक की सजा की कैद का भी प्रावधान कर दिया गया। तो ये याद रखिएगा, सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम की दृष्टि से। यूपीएससी वाले खास तौर पर याद रखें क्योंकि डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। अब लास्ट जो आज की न्यूज़ है, अगर हम उसकी बात करें तो वो न्यूज़ क्या है, चलिए उसको विस्तार से समझ लेते हैं। और वो न्यूज़ क्या है, आज की जो लास्ट न्यूज़ है वो कह रहा है कि किस राज्य की सरकार ने केंद्र सरकार के स्थान पर संघ सरकार शब्द का प्रयोग या उपयोग करने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, राजस्थान। तो ये फैसला किया है तमिलनाडु गवर्नमेंट ने। और ये क्यों किया है इसको समझिए। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद है कि तमिलनाडु गवर्नमेंट, जहां पर स्टालिन साहब मुख्यमंत्री, उन्होंने कह दिया है कि हम अपनी कागजी कार्यवाही में अब क्या करेंगे, सेंटर गवर्नमेंट का प्रयोग नहीं करेंगे, केंद्र सरकार का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि हम किसका प्रयोग करेंगे, यूनियन गवर्नमेंट का प्रयोग करेंगे। और इसके लिए इन्होंने कहा कि जो भारत का मूल संविधान था उसमें 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूची थी, और किसी में भी केंद्र सरकार का उल्लेख नहीं था। इनका कहना है कि जब हम केंद्र सरकार का उल्लेख करते हैं तो वहाँ पर एक ऐसी शक्ति की मतलब जब हम केंद्र सरकार का उल्लेख करते हैं तो एक आभास होता है कि केंद्र का मतलब बहुत पावरफुल इकाई। लेकिन इन्होंने बहुत अच्छे तर्क भी दिए। इन्होंने कहा कि भारत के संविधान में तो कहीं केंद्र सरकार का उल्लेख नहीं है। भारत की जो गवर्नमेंट है वो यूनियन गवर्नमेंट है, संघीय सरकार है, जहां पर संविधान के तहत केंद्र और राज्य दोनों को अधिकार प्रदान किए गए हैं। और भारत में सहकारी संघवाद की भावना व्याप्त है, यानी केंद्र और राज्य दोनों मिलकर काम करेंगे, संविधान के अनुसार काम करेंगे। दोनों के मध्य स्वतंत्रता का या शक्तियों का उचित आवंटन संविधान के माध्यम से किया गया, राज्य सूची और संघ सूची के माध्यम से। साथ ही साथ भारत में न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। उस न्यायपालिका के माध्यम से कभी अगर अपनी शक्तियों के प्रयोग करने के क्रम में राज्य और संघ सरकार के बीच विवाद होता है तो न्यायपालिका के समक्ष जाकर उस विवाद का समाधान किया जा सकता है। तो ये पूरा मुद्दा है। और इन्होंने कहा कि हम अपने कागज में अब सेंटर गवर्नमेंट शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक, इन्होंने कहा कि अंग्रेज जो हमें विरासत दे गए थे वो हम ढो रहे हैं। हम किस काम, जो इन्होंने कहा कि जो संविधान में उल्लिखित है यूनियन गवर्नमेंट, संघ सरकार, हम उसका प्रयोग करेंगे। तो ये पूरा मामला है और इसको और विस्तार से पढ़ते हैं। ये मैं बता चुका हूँ सब कुछ। अब हमें देखना है कि आखिर इन्होंने जो तर्क दिए हैं क्या वो उचित हैं या संविधान की कसौटी पर खरे उतरते हैं या नहीं उतरते हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम बात करें तो जो संविधान सभा का पक्ष था संघ मतलब संघ सरकार लिखने का, वो क्या तर्क था, बहुत व्यापक तौर पे अगर हम देखें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 1 कहता है, वो कहता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का राज्य क्षेत्र होगा, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक है ना, ये देखिए लिखा हुआ है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। और इसका मतलब समझिए क्या होता है। तो यहाँ पर इन्होंने जो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने व्यवस्था की, उन्होंने कहा कि अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 देखो तो वहाँ पर साफ साफ लिखा है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ये नहीं लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का केंद्र होगा, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया। तो साफ साफ इन्होंने संघ का उल्लेख किया। साथ ही साथ जब हमारी जो ड्राफ्ट कमेटी के कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि हम केंद्र सरकार के स्थान पर संघ सरकार का प्रयोग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहा कि जो भारत संघ है वो राज्यों के किसी समझौते का परिणाम नहीं है। दूसरी बात इन्होंने कही कि किसी भी इकाई को या राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। ठीक है ना, तो ये सब हमें याद रखना है क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पहली चीज़ कि भारतीय जो संघ है या यूनियन ऑफ इंडिया है वो राज्यों के मध्य समझौते का परिणाम नहीं है। जैसे अमेरिका में क्या था, अमेरिकी जो संघ था वहाँ पर क्या था, वहाँ पर जो केंद्र था वो राज्यों के मध्य समझौते का परिणाम था। और आपको याद होगा कि वहाँ पर एक विवाद भी उत्पन्न हो गया था अब्राहम लिंकन के समय, जहाँ पर कुछ राज्य संघ से अलग होने की मांग कर रहे थे। तो ये सब भारतीय संविधान निर्माताओं ने देख रखा था। इसलिए जब संविधान सभा का गठन हुआ और भारतीय संविधान जो निर्माता थे वो संविधान का निर्माण कर रहे थे, तो ऐसा कुछ भी उपाय न बचे या ऐसा कुछ भी लूप होल न छोड़ा जाए जिससे राज्य क्या करें, संघ को छोड़कर अमेरिका की तरफ भागने का प्रयास करें। तो उन्होंने साफ साफ, अम्बेडकर साहब ने इस बात को कह भी दिया था कि जो भारतीय संघ है वो राज्यों के बीच समझौते का परिणाम नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। ऐसा नहीं कि कल को तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या कोई भी राज्य कह रहा है कि हम संघ से अलग होना चाहते, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है।
और संघ चुनने का एक और संविधान सभा में जब मामला उठा तो कहा गया कि जब हम संघ का प्रयोग करते हैं तो संघ में जो मूल भावना आती है वो सहयोग की आती है, लेकिन जब हम केंद्र की बात करते हैं तो हमें अंग्रेजी विरासत दिखती है कि केंद्र में कोई बहुत शक्तिशाली है और वो सबको कंट्रोल कर रहा है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये प्रमुख मुद्दे हैं। अब अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें तो संघ और केंद्र का अर्थ दिया हुआ है, वो सेम वही बात है कि संघ का अर्थ क्या होगा। संघ क्या है, संघीय भावना को इंगित करता है, और केंद्र क्या है, एकात्मक भावना को इंगित करता है। अभी संघीय भावना और एकात्मक भावना क्या होती है, नीचे बाकायदा पीडीएफ में आपको दिया हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। दो प्रकार की मुख्यतः गवर्नमेंट होती है, एक संघात्मक सरकार और एक एकात्मक सरकार। अब एकात्मक सरकार और संघात्मक सरकार में बेसिकली डिफरेंस ये होता है कि जो ये आपकी एकात्मक, पहले चलिए एकात्मक पढ़ लें, संघात्मक। संघीय सरकार ज़्यादातर आप देखोगे कि जो बड़े देश होते हैं उसमें होती है। क्यों? क्योंकि बड़े देश में किसी एक केंद्र के द्वारा पूरे देश पर नियंत्रण करना आसान नहीं होता है, इसलिए उस बड़े देश में संविधान के माध्यम से शक्तियों का आवंटन राज्यों को भी किया जाता है और संघ को भी किया जाता है। और ये भी व्यवस्था की जाती है कि कभी राज्य और संघ अगर आपस में भिड़े तो उनके समाधान के लिए, उनके मुद्दों के समाधान के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका हो। इसके बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं। कनाडियन मॉडल है एक संघीय सरकार का, अमेरिकन मॉडल है और तीसरा भारतीय मॉडल है। एकात्मक गवर्नमेंट क्या होती है, सामान्यतः जो एकात्मक गवर्नमेंट होती है वो छोटे देशों में होती है। छोटे देश मतलब ऐसे देश जिसमें एक गवर्नमेंट सेंट्रल में हो और वो छोटा देश है, पूरे देश पर नियंत्रण कर ले वही सरकार। एग्जाम्पल आप ग्रेट ब्रिटेन को ले सकते हो, आप फ्रांस को ले सकते हो। तो ये कुछ ऐसे देश हैं। तो बेसिकली आप देखोगे जो संघीय सरकार होती है वहाँ पर संविधान का होना बहुत ज़रूरी होता है। बिना संविधान के तो राज्य और केंद्र लड़ जाएंगे। लेकिन जो एकात्मक सरकार होती है वहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि संविधान हो। कुछ ऐसे एग्जाम मिलते हैं जैसे फ्रांस और ब्रिटेन में अलिखित संविधान कहता है, वो अलग बात है, लेकिन वहाँ पर क्या है, संविधान उपलब्ध है। लेकिन कुछ ऐसे भी एकात्मक सरकार आपको मिलेंगी दुनिया में जहाँ पर संविधान नहीं है, न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं, जैसे नॉर्थ कोरिया। तो सबसे बड़ा अंतर यही है कि जो संघीय सरकार होती है वो राज्य और केंद्र के सहयोग और समन्वय पर आधारित होती है। और अगर हम एकात्मक सरकार की बात करें तो एकात्मक सरकार क्या होता है, मुख्य होती है केंद्र सरकार, और ये केंद्र सरकार की इच्छा पर निर्भर होता है कि वो राज्य सरकारों का गठन करे या ना करे, और अगर गठन कर दिया है तो किस मात्रा में उनको शक्ति उपलब्ध कराए। तो ये मुख्य विवाद है। उम्मीद है आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा, सब कुछ यहाँ पर लिखा है। अब वही बात है, संविधान सभा ने केंद्र को शब्द को खारिज कर दिया था। ये एक औपनिवेशिक विरासत है, यानी ये हम ब्रिटेन का, जो ब्रिटेन ने हमें केंद्र सरकार कह के सिखा दिया है, ये हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। ये सब तमिलनाडु गवर्नमेंट ने कहा है। उम्मीद है ये सारे मुद्दे विस्तार से हमने कवर किए और आपको समझ में आ गए होंगे। और अगर ये आपको सब कुछ समझ में आ गया हो और इसकी पीडीएफ आपको चाहिए हो तो आप कॉन्सेप्ट टाइम ऑफिशियल चैनल पर जाएं और वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लें। और इसी के साथ अब हम डेली करंट अफेयर कवर करेंगे। कवर करने के बाद पीडीएफ आप लोगों तक टेलीग्राम के माध्यम से उपलब्ध हो जाएगी। फिर एक बार बोल रहा हूँ, आखिरी बार, कि अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ना किया हो तो जाइए कॉन्सेप्ट टाइम ऑफिशियल पर। वहाँ सिर्फ करंट का ही कंटेंट नहीं मिलेगा, आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत उपयोगी होगा। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि सबसे ज़्यादा दिक्कत स्टूडेंट्स को क्या होती है कि जो करंट पढ़ाया जाता है वो पूछते हैं कि ये यूपीएससी लेवल का है, पीसीएस लेवल का है, वनडे लेवल का है। ये करंट अफेयर सब कुछ कवर करेगा, ये मेरी गारंटी है। अगर आप यूपीएससी कर रहे हो तो सोने पर सुहागा, यूपी पीसीएस कर रहे हो तो इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। और जो वनडे लेवल के क्वेश्चन होंगे वो भी मैं बताता रहूँगा। क्वेश्चन तो मैं साथ ही साथ सॉल्व करा कर चल रहा हूँ, जिससे आपके क्वेश्चन लगातार बनते रहेंगे। तो इसमें बिल्कुल इस बात की शंका मत रखिएगा कि ये किस एग्ज़ाम के लिए है। बस करंट पढ़ने का जो आम प्रचलित तरीका होता है वो वन लाइनर होता है, और वन लाइनर दुनिया में एक कोई आदमी आप ला कर दिखा दीजिए जो वन लाइनर करंट अफेयर पढ़कर क्वेश्चन सही कर दे। वन लाइनर करंट अफेयर तब तक याद रहता है जब तक आप उसको पढ़ते हो या कोई वीडियो देखते हो। जैसे आप एग्जाम में पहुंचते हो कुछ नहीं याद होता। कितना वन लाइनर आप याद करोगे? पूरी दुनिया वन लाइनर से भरी पड़ी। इसलिए ज़रूरी है कि जिस ढंग से मैंने पढ़ाया है इस ढंग से समझने का प्रयास करें, कनेक्ट करने का प्रयास करें। अगर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात आ रही है तो उसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 76 आर्टिकल देखें, 88 आर्टिकल देखें, फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 124 देखें। खैर,
उम्मीद है आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा होगा। कृपया करके अधिक से अधिक लोगों तक चैनल को शेयर करें ताकि जल्दी हम लाइव कर सकें, पहली चीज़। दूसरी बात, जो लोग हैंड रिटन नोट्स बनाने में भरोसा रखते हैं वो हैंड रिटन नोट्स बना लें, और जो लोग समझते हैं कि वो पीडीएफ से पढ़ लेंगे तो वो सारे मुद्दों को पीडीएफ से भी कवर कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बस एक चीज़, अधिक से अधिक लोगों को चैनल शेयर करें ताकि हम उस निर्धारित आंकड़े तक पहुंच जाएं जहां से हम लाइव कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब की एक पॉलिसी है कि एक निर्धारित संख्या में आपके पास सब्सक्राइबर होने ज़रूरी हैं, तभी आप लाइव आ सकते हो। इसलिए हमारा ये सहयोग करें, क्योंकि इस करंट को तैयार करने में, इसकी टाइपिंग करने में, इसकी एडिट करने में इसको बड़ी मेहनत लगती है। खैर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।